अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है सेल साइकिल। सबसे पहले हम सेल साइकिल को डिफ़ाइन करेंगे। सेल साइकिल इज़ अ सीरीज़ ऑफ इवेंट फ्रॉम द टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस अंटिल इट कंप्लीट्स डिवीजन एंड प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स। सेल साइकिल जो है ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट है जिसमें सेल जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है, फिर फर्दर वो सेल उसकी मैचुरेशन होती है, फिर सेल जो है वो फर्दर डिवीज़न के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है और डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाता है। तो ये जो हमारे पास सीरीज़ ऑफ इवेंट आ जाता है इसको कलेक्टिवली हम सेल साइकिल कहते हैं। अब आगे हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल साइकिल की 2 मेन फेजेस होती हैं, इंटरफेज़ एंड माइटोटिक फेज़। माइटोटिक फेज़ के आगे फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है इनटू माइटोसिस एंड मियोसिस, ये इसके सब डिविजन्स हैं। इंटरफेज़ को हम रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं, ये नॉन डिवाइडिंग फेज़ है। माइटोटिक फेज़ के अंदर सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है। इंटरफेज़ जो है ये सेल की लॉन्गेस्ट फेज़ है और इसको हम रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं और ये नॉन डिवाइडिंग फेज़। रेस्टिंग फेज़ हम इसको इसलिए नहीं कहते कि सेल्स जो हैं वो कम्प्लीटली रेस्ट पर होता है। सेल्स के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, सेल अपने आप को जो डिवीज़न फेज़ है, माइटोटिक फेज़ है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। तो रेस्टिंग फेज़ का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सेल बिल्कुल रेस्ट पे है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। सेल्स के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, सेल अपने आप को डिवीज़न के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। अब डिवीज़न के लिए सेल की क्या रिक्वायरमेंट होती है? डिवीज़न के लिए सेल की रिक्वायरमेंट होती हैं कि उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन होगी। तो जब सेल ने अपने आप को डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करना होता है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज़ होगा। सर्टेन प्रोटीन्स चाहिए होती हैं तो राइबोसोम्स का नंबर जो है वो इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब जब ये ऑर्गेनेल्स जो हैं इनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो सेल का भी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा। इसमें एक और पॉइंट एडिशन करती हूँ कि डिवीज़न विदाउट ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब अगर सेल ने डिवाइड करना है तो पहले उसकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ में मतलब सेल अपना साइज़ इंक्रीज़ करेगा, सर्टेन ऑर्गेनेल्स का नंबर इंक्रीज़ करेगा। अब आगे इंटरफेज़ जो है इसकी फर्दर फेजेस हैं G1 फेज़, इसको हम गैप 1 फेज़ भी कहते हैं। अब G1 फेज़ के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? सेल इंक्रीजेज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन, इसके अलावा इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेल्स। कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स जो डिवीज़न के लिए जो है रिक्वायर्ड होंगी? जैसे डिवीज़न के लिए हमें एनर्जी चाहिए तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा राइबोसोम्स जो हैं वो सर्टेन प्रोटीन्स बनाएंगे जो कि आगे डिवीज़न में रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा सेल क्या करेगा? ज़ाहिर बात है जब ऑर्गेनेल्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो सेल का साइज़ जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। सेल ग्रोज इन साइज़। इसके अलावा सेंसेस ऑफ एंजाइम दैट रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट फेज़ एस फेज़ को हम सिंथेसिस फेज़ भी कहते हैं। एस फेज़ के अंदर जो है डीएनए रेप्लिकेशन होती है। हमें पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सीरीज़ ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज़, लाइगेज़, ये सारे एंजाइम जो हैं वो डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन एंजाइम्स की प्रोडक्शन जो है वो गैप 1 या G1 फेज़ में होगी। अब उसके बाद G1 फेज़ के बाद जो है हमारे पास G1 चेक पॉइंट आ जाता है। G1 चेक पॉइंट ये इंश्योर करता है जो G1 फेज़ के अंदर सारे इवेंट्स होने थे वो करेक्टली हो गए हैं या नहीं। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक या कुछ भी ऐसा होता है तो फिर सेल जो है वो आगे फर्दर एस फेज़ के अंदर एंटर नहीं होता। मतलब अगर एस फेज़ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो सेल G1 फेज़ से एस फेज़ में एंटर नहीं होता, वो G0 फेज़ में चला जाता है। G0 फेज़ इंटरफेज़ की भी एक रेस्टिंग फेज़ है और जब जो है एस फेज़ की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं तो G0 फेज़ से सेल जो है वो एस फेज़ में एंटर हो जाता है। अब एस फेज़ में क्या होता है? एस फेज़ को हम सिंथेसिस फेज़ भी कहते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होती है यानी डीएनए रेप्लिकेशन होती है जिसके अंदर सीरीज़ ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं और वो एंजाइम्स जो हैं वो G1 फेज़ से आ रहे थे। इसके अलावा पेयर ऑफ सेंट्रियोल रेप्लिकेट्स, सेल के अंदर जो हैं
हमें पता है कि 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस पे दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल है वो रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है, मतलब जो सेंट्रोसोम फॉर्मेशन है वो यहाँ पर होती है। अब हमारे पास जो है वो 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल जो हैं वो एस फेज़ में बन जाते हैं। वैसे नॉर्मली हमारे पास सेल के अंदर जो है वो 1 पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, तो एस फेज़ में इनकी डुप्लीकेशन हो जाती है, तो हमारे पास जो है वो 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल अवेलेबल होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है गैप 2 या G2 फेज़। इस फेज़ के अंदर क्या है कि सेल्स जो हैं वो प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं जो कि डिवीज़न के लिए या माइटोसिस के लिए ज़रूरी होती हैं। अब डिवीज़न के लिए हमें जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो असेंबल होकर स्पिंडल फाइबर बनाती हैं और स्पिंडल फाइबर जो हैं वो क्रोमोसोम सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की सेपरेशन के अंदर काम आते हैं। तो इन प्रोटीन की सेंसेस जो है वो G2 फेज़ में होती है। अब G2 फेज़ के बाद जो है वो सेल डिवीज़न फेज़ के अंदर या M फेज़ के अंदर एंटर हो जाता है। G0 फेज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि G1 चेक पॉइंट होता है हमारे पास, और जो इंश्योर करता है कि G1 के अंदर जो सारे इवेंट्स होने थे वो प्रॉपर्ली हो गए। अगर वो हो जाते हैं तो जो सेल है वो एस फेज़ के अंदर एंटर हो जाता है, अदरवाइज़ वो G0 फेज़ में चला जाता है। अब कुछ सेल्स जो हैं वो G0 फेज़ के अंदर इनडेफिनेट पीरियड के लिए एंटर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूरॉन G0 फेज़ में एंटर होते हैं। न्यूरॉन फदर जो है आपको पता है कि ये इनकी डिवीज़न नहीं होती। इसके अलावा कुछ सेल्स जो हैं वो सेमी परमानेंटली पीरियड के लिए इसके अंदर एंटर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सम सेल्स ऑफ लिवर एंड किडनी। इसके अलावा कुछ ऐसे सेल्स हैं जो G0 फेज़ के अंदर एंटर नहीं होते, ऐसे सेल्स जो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, जैसे कि हमारे एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियल टिश्यूज़। हमारे पास ये जो पूरी इंटरफेस है इसके अंदर 2 चेक पॉइंट होते हैं। एक चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है G1 फेज़ के बाद, और जो दूसरा चेक पॉइंट है वो प्रेजेंट होता है आफ्टर G2 फेज़। G2 फेज़ के बाद जो चेक पॉइंट होता है वो ये इंश्योर करता है कि क्या सेल्स जो है वो माइटोसिस या जो माइटोटिक फेज़ है उसके अंदर एंटर हो सकता है या नहीं। अब इसके बाद हम माइटोसिस पढ़ेंगे। मियोसिस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। माइटोसिस जो है इसको फर्दर हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस सेल डिवीज़न की ऐसी टाइप है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो सेम रहते हैं पेरेंट में और डॉटर सेल में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ह्यूमंस के जो सोमैटिक सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होती है, तो ह्यूमंस के जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, और अगर वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करते हैं और 2 डॉटर सेल बनाते हैं तो डॉटर सेल के अंदर भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, यानी 46। माइटोसिस ये इंश्योर करती है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो मेंटेन रहें। अब इसकी जो 2 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो वर्ड निकला है न्यूक्लियस से। कैरियोकाइनेसिस के अंदर डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस होती है। सेकंड हमारे पास फेज़ आ जाती है साइटोकाइनेसिस, उसके अंदर डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। अब हमारे पास कैरियोकाइनेसिस की फर्दर फेजेस हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़। अब हम इन फेजेस को डिस्कस करेंगे। प्रोफेज़ हमारे पास फर्स्ट फेज़ होती है कैरियोकाइनेसिस की। प्रोफेज़ के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं? प्रोफेज़ में सबसे पहले जो है हमारे पास क्रोमेटिन कंडेंसेशन होती है। क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटिन जो हैं कंडेंस होते हैं जब सेल ने डिवाइड करना होता है। क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। इसके अलावा क्या होता है कि जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सेंट्रोसोम फॉर्मेशन थी, अब हमारे पास 2 सेंट्रोसोम बन जाते हैं। वो सेंट्रोसोम जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। अब इन सेंट्रोसोम में हमारे पास 2 सेंट्रोसोम है और हर सेंट्रोसोम के पास पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट है। तो सेंट्रोसोम क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस की ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं
और स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए हमें एक प्रोटीन चाहिए थी, ट्यूबुलिन प्रोटीन, और वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस G2 फेज़ में हुई थी। सेंट्रियोल का काम ये होता है कि ये उन ट्यूबुलिन प्रोटीन को असेंबल करके स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कर देता है। अब इसके बाद नेक्स्ट फेज़ आ जाती है मेटाफेज़। मेटाफेज़ के अंदर जो मेन इवेंट होता है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल प्लेट। क्रोमोसोम क्या करते हैं, वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इक्वेटर पे। स्पिंडल फाइबर जो फॉर्मेशन जिनकी हुई थी प्रोफेज़ के अंदर, वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर रीजन के साथ आके अटैच हो जाते हैं। क्रोमोसोम में हमें पता है सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो आपस में जॉइन हुई होती हैं बाय द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट होती है जो कि प्रोटीनी नेचर होती है, इसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। तो स्पिंडल फाइबर जो हैं ये जाके काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं। अब हमारे पास स्पिंडल फाइबर की भी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। काइनेटोकोर फाइबर्स जो कि जाके काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। नॉन काइनेटोकोर फाइबर जो कि अटैच नहीं होते। तीसरी टाइप होती है एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर। एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर आपको जो है सेंट्रोसोम के अराउंड नज़र आ रहे होंगे। ये क्या करते हैं कि ये सेंट्रोसोम की पोजीशन को मेंटेन रखते हैं। अब क्या होता है कि मेटाफेज़ के अंदर मेन इवेंट क्या है कि जो हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर हैं वो काइनेटोकोर रीजन के साथ आके अटैच हो जाते हैं और क्रोमोसोम जो हैं वो इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मेटाफेज़ के अंदर इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट फेज़ आ जाती है हमारे पास एनाफेज़। एनाफेज़ जो है ये कैरियोकाइनेसिस की बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ होती है। ये इंश्योर करती है कि आगे जो हैं वो सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं वो आगे पास होंगे। एनाफेज़ माइटोसिस की एनाफेज़ के अंदर जो हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेपरेट हो जाती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि सेंट्रोमियर वो पॉइंट है जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड को आपस में जॉइन कर रहा था, तो सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। सेंट्रोमियर के डिवाइड होने की वजह से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में सेपरेट हो जाती हैं। इनकी सेपरेशन के अंदर हेल्प करते हैं नॉन काइनेटोकोर फाइबर। नॉन काइनेटोकोर फाइबर जो हैं ये इलोंगेट करते हैं। काइनेटोकोर फाइबर जो हैं वो शॉर्टन होते हैं, जिसकी वजह से फोर्स एक्सर्ट होती है सिस्टर क्रोमेटिड पे। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को पुल करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाता है और हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड की सेपरेशन हो जाती है और सिस्टर क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो जाते हैं। जो हमारे पास जब क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं तो उनको हम डॉटर क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। यहाँ डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में सेपरेट हो रही हैं और सेंट्रोमियर यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट फेज़ आ जाती है टीलोफेज़। टीलोफेज़ जो है ये बिल्कुल हमारे पास प्रोफेज़ के ऑपोजिट होती है। टीलोफेज़ में क्या थे कि जो हमारे पास स्पिंडल फॉर्मेशन हुई थी प्रोफेज़ में, अब स्पिंडल फाइबर जो है इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, वापस वो ट्यूबुलिन प्रोटीन बना देते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो ब्रेक हो जाता है प्रोफेज़ में, तो यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस जो हैं दे रीअपीयर्स। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स हैं वो अनकॉइल होकर क्रोमेटिन फॉर्मेशन बना कर देते हैं। अब उसके बाद क्या है कि सेल हमारे पास ये जो क्रोमोसोम है ये ऑपोजिट पोल पे मूव कर गए हैं। हमारे पास न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो गया है, न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बन गया। अब क्या है कि सेल जो है, अब इसके बाद हमें पता है कि कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई है। सेल जो है वो नेक्स्ट फेज़ के अंदर एंटर होगा जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस जो है इसमें साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होती है। पहले हमारे पास कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस की डिवीज़न हुई, हमारे पास 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, लेकिन सेल अभी भी डिवाइड नहीं किया। सेल तब डिवाइड करेगा जब हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस जो है वो डिफरेंट पैटर्न में होती है, डिफरेंट मैनर्स में होती है, क्योंकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो उसकी साइटोकाइनेसिस जो है वो भी डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करती है। अब एनिमल सेल के अंदर क्या होता है कि जब टीलोफेज़ कंप्लीट हो जाती है तो सेल के अंदर क्या है कि सेल के सेंटर में जो है वो माइक्रोफिलामेंट फॉर्मेशन होती है। माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं कि ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म करते हैं।
ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्या करती है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। इसकी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्लीवेज फरो फॉर्मेशन होती है। क्लीवेज फरो मतलब सेल जो है उसकी मेम्ब्रेन इनवर्ड मूव करती है, ठीक है, पिंच हो जाती है इनवर्ड। और ये किसकी वजह से हो रही है, माइक्रोफिलामेंट की कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हो रही है। माइक्रोफिलामेंट फर्दर कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं और सेल जो हैं वो दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। ये एनिमल सेल्स के अंदर था। एनिमल सेल के अंदर साइटोकिनेसिस जो है वो माइक्रोफिलामेंट जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म करते हैं उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से होता है। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि सेल के सेंटर के अंदर वेसिकल्स फॉर्मेशन होती है और ये वेसिकल जो हैं दे रिच इन कार्बोहाइड्रेट। अब वो वेसिकल्स जो हैं वो फ्यूज़ होकर सेल के सेंटर में सेल प्लेट बनाती हैं और जब सेल प्लेट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो हमारे पास दो डॉटर सेल्स आ जाते हैं, दो प्लांट डॉटर सेल्स आ जाते हैं। तो इस तरह से साइटोकिनेसिस कंप्लीट हो जाती है। एनिमल सेल्स के अंदर जो हैं वो माइक्रोफिलामेंट साइटोकिनेसिस में हेल्प कर रहे हैं। प्लांट सेल के अंदर जो हैं वो वेसिकल गोल्जी वेसिकल्स हेल्प करती हैं साइटोकिनेसिस में। और ये गोल्जी वेसिकल जो हैं दीज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट मतलब ये जो गोल्जी वेसिकल्स हैं ये सेल के सेंटर में आके सेल प्लेट बनाती हैं जिसकी वजह से आगे जो है वो सेल डिवाइड कर जाता है।